आज हम बात करेंगे जनाब इंडिया में नौजवानों की समाजी बेचैनी के हवाले से। एक इस्तिराब, एक हलचल जो हमें इंडिया में नौजवानों में नजर आया। 17 मई से 20 मई तक काकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलोअर 1.5 करोड़ से तजावुज कर गए और हालिया दिनों में ये आदाद-ओ-शुमार 3 करोड़ से जायद हो चुके हैं। बज़ाहिर यूं नजर आ रहा है कि बीजेपी के मुकाबले में ये सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी या जैन जी, ये आ चुके हैं। तो ये सारा कुछ क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे पसे पर्दा मुहरिकात क्या थे, और नौजवानों की ये समाजी बेचैनी जो हमें इंडिया में नजर आई, ये क्यों कर पैदा हुई, इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सईद अहमद साहब। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के और इसके अलावा तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आशिक साहब। अच्छा, यहाँ से हम आगाज करते हैं कि ये सारी समाजी बेचैनी जो शुरू हुई है, इसकी वजूहात इंडियन माशरे के तनाजुर में हमें क्या नजर आती हैं? आशिक साहब, इसकी कई वजूहात है और कई वजूहात में से सबसे बड़ी वजह एक तो खुद जेंजी है, जो नौजवान बाहर निकल आए हैं। तो इसके कई रीज़न्स है। सबसे बड़ी रीज़न जो जेंजी ने आगे लाया भी, ऊपर उठाया भी, और जिसके बिना पे उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को मजबूर कर दिया कि वो रिज़ाइन दे दें, तो सबसे बड़ी वजह एग्ज़ाम फ्रॉड्स है। अब वहाँ पे पेपर लीक्स होते हैं, जैसे नीट पेपर है। अब नीट पेपर इंडिया में इसी तरह है, अगर लोगों को नहीं पता, जैसे हमारे यहाँ एमडीकेट है, तो यहाँ पे कई नौजवान, जैसे पाकिस्तान में कई नौजवान साल भर बैठ के उसके लिए तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, धक्के खाते हैं। तो ये सब करने के बाद जब पेपर लीक हो जाए, और पेपर उन लोगों के लिए लीक हो जाए जो मेरिट की बुनियाद पे पूरा ना उतरते हो, और वो फिर आगे आ जाए, और ये नौजवान जो टैलेंटेड है, जो डिज़र्व करते हैं, जो मेरिट में आने के लायक है, जो कंपटीशन के लायक है, वो पीछे रह जाए, तो इससे नौजवानों के दिल टूट जाते हैं। और जब ये नीट पेपर लीक हुआ तो इसके बाद कई नौजवानों ने ख़ुदकुशियाँ की, तकरीबन 20 से ज़्यादा नौजवानों ने सुसाइड किया। कई नौजवान जो है वो मेंटल ट्रॉमा से गुज़रे और गुज़र रहे हैं। और अब इंडियन नौजवानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वहाँ जो 65% से ज़्यादा अंडर 35 उनका यूथ है, वो मेंटल ट्रामा से गुजर रहा है। और ये मेंटल ट्रामा की सिर्फ एक किस्म है, ये एग्ज़ाम फ्रॉड। अब ये एग्ज़ाम फ्रॉड सिर्फ अब से नहीं हो रहा, ये मसलसल होता हुआ चला आ रहा है। तो गवर्नमेंट को कई दफ़ा लोगों ने, ख़ुद स्टूडेंट्स ने वार्न किया, इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए। और जो इनका एजुकेशन मिनिस्टर है तो नहीं अब, वो ख़ुद भी पेपर लीक होने के लिए एहतिजाज करता रहा एक ज़माने में, लेकिन अब जब वो आया और वो भी इसी स्टेटस को का हिस्सा बना रहा, तो अब नीट पेपर जब लीक हुआ तो जेंजी ने अब फिर से वार्निंग दिया। लेकिन चूंकि मोदी गवर्नमेंट को ये एक्सपीरियंस रहा है कि हम कई बड़े बड़े मुजाहिरों को कुचल चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, और फिर वो कौम को डिवाइड कर देते हैं मज़हबी लड़ाई झगड़ों में, ज़ात पात की लड़ाइयों में, मीडिया को ऑन कर देता है और कॉरपोरेट सेक्टर को अपने पास रखता है। तो कोई भी इस तरह नहीं था जो 12 सालों में इस गवर्नमेंट को इस तरह दचका दे देता। तो इन्होंने गालिबन ये जेंजी को हल्का लिया, और जेंजी ने इनको मजबूर कर दिया रिज़ाइन करने पे। हालांकि ये रिज़ाइन नहीं दे रहा था, और इनका रिज़ाइन लेटर अगर आप चेक करें तो उसने रिज़ाइन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी की खातिर मैंने ये रिज़ाइन दिया, बल्कि उन्होंने ये लिखा है कि बाहर से कोई इंटरवेंशन ना करे, हमारे मुल्क की यूनिटी मेंटेन रहे, गवर्नेंस मेंटेन रहे, तो इस खातिर मैंने रिज़ाइन दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उनसे रिज़ाइन इन नौजवानों ने ज़ोर ज़बरदस्ती ले लिया। और फिर आशिक साहब, एक और चीज़ हमें जेंजी के बारे में समझना चाहिए। जेंजी जो है, इसकी एक बड़ी खूबी ये उभर के सामने आई
हमने बांग्लादेश में भी देखा, नेपाल में भी देखा, अब इंडिया में भी देखा कि जिंजी को आप उनकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए आप उनके पैरों में जंजीरें तो डाल सकते हैं, उनको टॉर्चर भी कर सकते हैं, इवन उनके बॉडीज़ को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और हमने देखा इंडिया में कि उन पर किस तरह का तशद्दुद हुआ, उनको जेलों में डाले गए, उन पे FIRs हुए, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेटन किया गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मेंटली अपने आप को इम्प्रेजन नहीं होने देते गवर्नमेंट को। ये बहुत बड़ी खूबी इनकी खुल के सामने आ गई। और दूसरी बड़ी खूबी उनकी ये है जेंजी की कि ये प्रोटेस्ट शौक से करते हैं। अब हमने इंडिया में देखा कि वो खड़े होके पुलिस से कहते रहे कि आओ हमें मारो, और पुलिस वालों को वो बाकायदा दावत देते थे कि आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करें, हमें शदीद गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा जिंजी में एक और बड़ा शऊर ये आया कि वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे वो उनको खाना पहुंचा रहे थे। तो कई चीज़ें जिंजी ने दुनिया को बताया। नेपाल बांग्लादेश से होते हुए इंडिया तक बताया गया कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ है, और हम इसको फ़न के तौर पे समझते, सटायर के तौर पे एहतिजाज को ले लेते हैं, और हम गवर्नमेंट की धमकियों वगैरह से नहीं डरते। अब मसला ये रियासत ने जिंजी से एक किस्म का बदला भी ले लिया। मोदी की हुकूमत ने एक MA पास जो एजुकेशन उनका मिनिस्टर था उनसे तो रिज़ाइन ले लिया, लेकिन अब जो जोशी को ये कलमदान दिया गया, जो रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्टर अब भी है, इसको ये कलमदान, अब वो BA पास है। तो ये BA पास से मोदी गवर्नमेंट जेंजी को ये बता रहा है कि हम आपसे इस तरह बदला लेंगे, यानी आपको BA पास दे देंगे। तो अब BA पास से कौन सा सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। और जिस दिन एहतिजाज जारी थे उस दिन भी पंजाब में इंडियन पंजाब में पेपर लीक हो गए थे। तो इससे मोदी ने ये पैगाम दिया कि हम देखिए आपसे बदला फिर इस तरह ले लेंगे कि आपको और भी आपको दर बदर और ख्वार करेंगे। अच्छा, ये एक बदले की एक किस्म है कि तालीमी हवाले से कमतर एक मिनिस्टर को जो है उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। 20 लाख से ज़ायद स्टूडेंट हमें इस पूरे सिनेरियो में नज़र आते हैं जिनसे एहतजाज शुरू हुआ, फिर ये बात करोड़ों तक चली गई और भारत की हर रियासत में हमें ये एहतजाज होता हुआ नज़र आया। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ ऐसी बातें भी नज़र आई हैं जिस तरह के एक फ़न के तौर पे हमने आप जिक्र कर रहे थे कि लोगों ने फ़न के तौर पे भी उसको लिया और एहतजाज में उन्होंने, गर्मी की शिद्दत है इन दिनों में, तो उन्होंने वाटर कैनन्स में अपनी शर्ट्स उतारी नौजवानों ने और भीगते हुए भी नजर आए। आंसू गैस का उन्होंने मर्दाना वार भी मुकाबला किया। अच्छा, यहाँ पे अगर इसका एक बैकग्राउंड हमें कहीं ना कहीं से इंडिया में जो कुछ भी होता है उसके ताने बाने जो हैं पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो अभिजीत देवके जो एक अमेरिका में पढ़ने वाला स्टूडेंट था और गैर मुतवक्का तौर पे, और उसको भी इतना नहीं था पता कि जो मैंने बात बनाई, जो सोशल मीडिया पे मैंने CJP का नाम ले लिया और काकरोचेस जो एक गैर संजीदा बयान था कोर्ट की तरफ से, उसको लेके उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उसका कोई ऐसा सियासी पस मंजर भी नहीं था, ये हादसाती तौर पे ये सारी तहरीक बनी है। और अमेरिका से जब उसकी आमद भारत में हुई और उसके बाद हमने देखा कि अभिजीत दिपके पे जो है हमें तशद्दुद होता हुआ भी नजर आया है। तो वो नौजवान शायद इस सारी सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं था, लेकिन उसे पजीराई बहुत मिली। इंडिया भर के जो फर्स्ट्रेट नौजवान थे, और इको एंजाइटी का भी नाम लिया जाता है, शदीद मायूसी है, बेचैनी है, बेरोजगारी है, माशी सूरत हाल अबतर है और बहुत बड़ी एक आबादी है। तो आबादी का एक बहुत बड़ा एक बम है जो गालिबन ब्लास्ट होने को है। तो इसके ताने बाने जो है वो सारे हमें पाकिस्तान से जोड़ते हुए लोग भी नजर आए, जबकि वहां के नौजवानों ने इस बात का सख्ती से बरमला इनकार भी किया कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है, आप हमारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आप भी हमारी तरह की जनरेशन है और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा एक राइट है, हमारा एक हक है, उस हक के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनकी बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, लेकिन इसके ताने बाने जो है वो पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। जी आशिक साहब, मैं पहले एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि आपका सवाल थोड़ा लंबा है और इसके 2-3 हिस्से हैं। विक्टर ओरबन एक लीडर रहा है, अब तो है नहीं, हंगरी का। तो वो 16 साल हंगरी पे उसने हुकूमत की
اور یہ ایک ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ ظالم شخص ثابت ہوا. اور وہ کس طرح کہ اس نے کارپوریٹ سیکٹر کو اپنے آس پاس جمع کر دیا, کارپوریٹ جائنٹس کریٹ کر دیے, ان کو فیورز انسینٹیوز دیے, ان کو ٹیکے دلوائے, بیل آؤٹ پیکیجز دیے گئے, اور پھر انہی کے ذریعے انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو خریدنا شروع کر دیا, اور انہوں نے 476 مختلف میڈیا ہاؤسز کو یکجا کر کے اپنے حق میں ہر جگہ استعمال کرتا رہا. وہ اپوزیشن کو سپریس کر دیتا تھا, کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تو وہ اس کو ریاست کے خلاف سمجھتا, اینٹی اسٹیٹ کا ٹائٹل دے دیتا. اور پھر جو بچے کچے میڈیا ہاؤسز ہوتے تھے ان کے لیے وہ سرکاری فنڈنگ وغیرہ بند کر دیتے تھے. اچھا, اس نے جوڈیشری کو بھی انفلوئنس کر دیا, جو ججز کا ریٹائرمنٹ ایج تھا اس کو کم کر دیا, تو نتیجتاً 20 یا 16 سے 20% اس طرح ججز تھے جو ان کے لیے تھریٹ تھے, عمر رسیدہ تھے, ان کو ریٹائر ہونا پڑا. تو اس نے اپنے ججز لے کے آئے, اور یہاں تک انفلوئنس کر دیا کہ اس کا اپنا کیس وہ خود فیصلہ کرتا تھا کہ کس دن کو, کس ٹائم اور کس جج کے سامنے میرا کیس لگے گا. اس نے اسی طرح کے الیکشن ریفارمز بھی لائے, اور ان الیکشن ریفارمز کے ذریعے اس نے کنسٹیٹوینسیز اس طریقے سے چینج کر دیے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہو وہ ڈسٹرب ہو, وہ ڈیوائیڈڈ ہو, اور ان کی پارٹی اور ان کے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو. اور وہ جو 2 راؤنڈز الیکشن ہوتا تھا اس کو 1 راؤنڈ تک محدود کر دیا. تو وہ 16 سال تک یہ سارے حربے کر کے بھی 16 سال بعد لوگ اس کے خلاف نکلے, اور ابھی کچھ ٹائم پہلے اس کو نکال دیا گیا. تو سیم یہی مودی حکومت نے انڈیا کے اندر کیا, میڈیا ہاؤسز خریدے گئے. اب دیکھیے, ان جنسی کا ایک بڑا مطالبہ یہ بھی ہے کہ میڈیا کو فری کر دے, کیونکہ جو میڈیا ہاؤسز ہے یہ زیادہ تر امبانی اور اڈانی کے گروپس کنٹرول کرتے ہیں. تو اب دیکھیے, اس مظاہرے میں جو میڈیا والے آئے, ہم نہیں بلکہ خود جنزی کے لوگ ان کو گودی میڈیا کہہ رہے تھے, اور ان کو تنگ کر رہے تھے, اور ان کو اپنے مظاہروں کے اندر ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں. 12 سال 16 سال سے آپ کو ہمارے ان ایشوز کا کوئی پتہ نہیں چلا, ابھی آپ آ گئے کہ انڈیا میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے, اور وہ جو مسئلہ آپ اٹھا رہے ہیں وہ بھی آپ مسئلہ اٹھانے کے بجائے الٹا ہمیں پرو پاکستانی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستانی فنڈنگ کے بارے میں آپ تحقیقات کرنے آتے ہیں, اور گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو انہوں نے میڈیا کو ایکسپوز کر دیا. ان چیزوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا, اور اس نیریٹو نے لوگوں کو, خاص کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر دیا. اور اس نیریٹو نے اپوزیشن, میڈیا پرسنز, یا جو ہم نے کچھ فلم ایکٹرز دیکھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو سپورٹ کرنا پڑا. تو اس لیے جنزی جو تھا وہ آگے آیا, اور یہ چیزیں جو پاکستان کے ساتھ وہ لنک کر دیتے ہیں. تو پاکستان نے پچھلے سال ان کو انڈیا مودی کو جو مارا, اس سے اب سیاست میں ایک چیز بتایا جاتا ہے کہ آپ دشمن کو صرف شکست نہ دے, بلکہ آپ ان کو صرف تباہ نہ کرے, بلکہ اس کے مورال کو بھی تباہ کرے تاکہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے. ایک تو وہاں پہ ان کا مورال تباہ ہوا, پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے, انڈیا کی جو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس تھی وہ ریلیگیٹ ہو گئی. اور اس کے بعد جو جنزی نے مودی حکومت کو آئینہ دکھایا ان کی شہرت کا, جو کاسمیٹک ایک قسم کی پاپولرٹی کے چیئر پر بیٹھا ہوا تھا, اس سے اور بھی ان کی شہرت میں کمی آئی, اور لوگ اب ان چیزوں کے لیے تیار نہیں کہ ہر چیز کے پیچھے پاکستان ہے. ہاں بالکل اسی طرح ہمیں نظر آیا, جس طرح کہ ہم سیلیبریٹیز کی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ خبر بن جاتی ہے. نصیر الدین شاہ کے آنسو جو ہے خبر بن گئی کہ جو آ کے اس نے بنائے. اسی طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سماج وادی پارٹی, عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے بھی سپورٹ کرتی ہوئی کانگریس بھی ہمیں نظر آئی, اور یہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں اس کا بھی ایک دباؤ مودی پہ پڑا. اور جو سوشل میڈیا مودی سرکار کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا ہے, یہی سوشل میڈیا ہتھیار کے طور پہ مودی سرکار کے خلاف بھی استعمال ہوا. سی جے پی نے یہ ہتھیار کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا.